तो मैं आपके सामने एक पेपर खोल रहा हूं जो 2023 में जनवरी में सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टूडेंट से पूछा। ये पेपर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, इससे आपका सिर्फ मोराल हाई होना है, डाउन नहीं होना। यदि इस पूरे जीएसटी सेशन में, मतलब करीबन 70 नंबर के सेशन में, क्योंकि ओल्ड सिलेबस है, 100 नंबर का जीएसटी पेपर है, 75 नंबर के जीएसटी सेशन में यदि आपका 8 नंबर भी छूटता है ना, तो मुझे दुख होगा। कल एक बच्चे ने किसी का सुन लिया कॉस्ट में 99, ही वाज सरप्राइज, 99 कैसे आ गया। यदि इस सीएमए के पेपर में आप में से कोई बैठे तो मेरे को उम्मीद तो यही रहेगी कि इसका 100 में 100 आना चाहिए। यदि 8 नंबर भी छूट रहा है तो मुझे दुख होगा कि क्यों छूटा यार, इसमें ऐसा क्या था जो तेरा 8 नंबर भी छूटा। मतलब एनीथिंग बिलो 90 इस पेपर में मुझे लगता है ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई। मैं इसे पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मेरे को रिजल्ट नहीं दिया, खाली फीस देके चलता बना, फीस तो दे दी और क्या। ये कौन सा बात हो गया? ये तो ये बात हो गया, सिलेबस तो करा दी और क्या। ये कौन सा बात हो गया? पढ़ाइए ढंग से तो भैया, परफॉर्म करके आओ ढंग से। ये है हमारा 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 पता नहीं, देखते हैं कहीं और मिल जाए तो पेपर। ये है पेपर। पेपर बच्चे ने पीडीएफ करके दिया है, वही है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक वेबसाइट में पेपर डाला नहीं है, परंतु ठीक है, शुरू करें। लेके प्रभु का नाम। मुझे बताना कि इसमें कौन सा आपको नहीं आता होगा। अच्छा, ये इस बच्ची का टिक टाक है, प्लीज इससे कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, इसमें ध्यान देना ही मूर्खता हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्न्स जीएसटी एक्ट। और एग्जाम हॉल में पेपर में जाते टिक टाक मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी कॉपी छीन लेगा तो सरियल एग्जामिनर हुआ तो। एकदम मना है, आप अपने पेपर में कुछ मत लिखिए, ठीक है। Which of the following constitutional amendment governs GST Act 101, 122, 152, 140? आंसर? अरे आंसर, आंसर। हाँ, 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, 101 अमेंडमेंट मैंने क्लास में गाया था, ऐसे नहीं सुना। 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जी। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टॉबैको पे सब कुछ है, एंटरटेनमेंट छोड़ दो, जीएसटी। कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा, जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी। तो फाइनली आपको इसमें नंबर नहीं मिले, बॉनी बट्टा खराब हुआ, लेकिन इसका आंसर है ए। तो 1 का आंसर हुआ ए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लगता है मेरे रेस्पेक्ट में इन्होंने बनाया है कि मुंद्रा जी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए, तो पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वेटेड votes of the members present and voting. Fill in the blank space from the following options: half, 1/3, 3/4, 75%. And answer is half quorum ho, 3/4 majority, GST. And answer is 3/4. तो 2 क्वेश्चन ये बता दिया कि टैक्स म्यूजिक जो बनाया गया है वो आपके लिए बनाया गया है। यू आर टेकिंग इट एज सर का अपना मार्केटिंग है। अरे सर का कुछ मार्केटिंग नहीं मूर्ख,
तुम्हारा रिजल्ट ही सर का इकलौता मार्केटिंग है। बात ये सिर्फ सर के अटेम्प्ट है तुमको पास कराने थे, और तू सर की मार्केटिंग सोच रहा है। 2 क्वेश्चन, आप अपना मार्क्स जोड़ते रहिएगा, ठीक है, नंबर काटते रहिए कि मेरा 8 नंबर कटा, मेरा 8 नंबर कटा, 100 में से कितना कटा ये देखना है। हाँ, क्या बात पांडे जी, थैंक यू। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन टैक्स पेयर नीड टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन टैक्स पेयर नीड टू रिवर्स द आईटीसी ऑलरेडी टेकन। अरे पूरा सुन लो ना, क्या हबड़ी मचा रहे हो। If payment is not made to supply within 1 year, if payment is not made to supply within 90 days, if payment is not made to supply within 180 days, if payment is not made to supply within 45 days, आंसर is C। जो नंबर कटा वो जोड़ लेना, 8 नंबर तो सबका कटा, दूसरा में तो पता नहीं, 3/4 याद था कि नहीं याद था, पता है। जितना नंबर कटे वो जोड़ते जाना। If the rate of tax and nature of supply of a service is not determinable at the time of receipt of advance, एडवांस के समय आपको नहीं पता कि रेट ऑफ जीएसटी क्या होनी है, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर टू बी रिटर्न इन रिसीट ऑफ वाउचर। तेरा 18% में भी 2 है, 18% इंटरस्टेट सप्लाई, 18% इंट्रास्टेट सप्लाई, तो आंसर हो गया बी, आंसर इज बी, बॉम्बे। अगला प्रश्न है, विद इन हाउ मच टाइम इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एक्सटेंशन input sent directly by the supplier of input to premises of job worker without sending them first to premises of the principal should either be returned to the principal or must be supplied from the job worker's premises। job work का चैप्टर का है आंसर। 2 years from the sending of input to the job worker by the supplier, 1 year from the sending of input to the job worker by the supplier, 1 year from the date of receipt of input by the job worker, 2 years from the date of receipt of input by the job worker, and answer is D, Delhi, 2 years from date of receipt of input by the job worker। क्योंकि इन्होंने पूछा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, नंबर कट रहा है तो काट देना, आपका ये पढ़ा हुआ नहीं था तो आप भी अपना नंबर काट दो, क्या मालूम एग्जाम हॉल में भी ऐसा कुछ आ जाए, जो पढ़ा हुआ ही नहीं था तो नंबर काट दो। कितने नंबर कट रहे, काट रहे हो ना, अरे वो सीखा ना स्टैटिस्टिक्स का, डंडी 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 कट, वो बनाते जाओ। कितना नंबर छूटा, अभी तक 2 नंबर छूट गया, ये तुम्हारी टीचर की फॉल्ट के कारण, पढ़ाया नहीं। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने सब पढ़ाया था भाई। और ये वीडियो आ जाएगा जॉब वर्क का तुम्हारे पास। मैच द फॉलोइंग, ये एरो वेरो में ध्यान मत दीजिए, आप अपना देखिए। IGST इससे मैच करूं, 1 का बी, कैजुअल टैक्स पेयर, भेड़ चाल चल रही है यहाँ पे। हाँ, कैजुअल टैक्स पेयर बताओ फटाफट। इंटरेस्टेड सप्लाई गुड्स का जो करता, TDS 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 TCS जो भी है भरता, NR टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, एजेंसी का काम करे तो टर्नओवर नहीं देता, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, कैजुअल टैक्स पेयर। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय म्यूजिक। हाँ तो भैया आंसर आया क्या, कैजुअल टैक्स पेयर मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज exempt from GST, transaction value when price is the sole consideration, retention of account 72 month। कितना नंबर कटा, ईमानदारी से जोड़ते जाओ। 8 नंबर में तो लगता है तुम्हारा कटा कैजुअल टैक्स पेयर वाला। अच्छा लास्ट में हो जाता है। State whether following statement are true or false। Invoice shall be prepared in 3 copies in case of taxable supply of goods। True, क्या false? बोल दे, बाजू वाले से हो जाता। नहीं सर एग्जाम हॉल में हो जाता, बोल दे, क्योंकि इसका आंसर तेरे को छोड़ के पूरी क्लासरूम को पता होता।
तो ये तेरा बाजू वाला करवा देता है। हो शर्म नहीं आई, इसका आंसर रॉन्ग दिया। तो भैया क्या हुआ, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 3 कॉपीज, आंसर इज ट्रू। Myth supply is naturally bundled. That is, goods or services are usually provided together in the normal course of business, whereas in composite supply, the goods or services can be sold separately. Myth supply is naturally bundled, सही हो सकता है. Goods or services are usually provided together in the, हो सकता है. Whereas in composite, where goods or services can be sold separately. भैया मुझे लगता है फॉल्स है, क्योंकि मैं इस राउंड पे इसको रिजेक्ट कर रहा हूं कि जनरली मिथ सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, जनरली ये नॉर्मल कोर्स में नहीं दी जाती। तो मुझे मेरा आंसर है फॉल्स। ठीक है। 13th day of succeeding month is the due date of GSTR1 for person registered under the regular scheme with annual aggregate turnover up to 1.5 CR. Assume there is no extension. तो जिनका टर्नओवर GSTR1 का 13 तारीख नहीं है। ठीक है। अब मैं उसमें कहाँ फंस रहा हूँ, देख मेरा काम, मैं एग्जाम हॉल में रहता तो मैं इसमें फंस जाता, तुमने तो फॉल्स बोल दिया, मैं फंस जाता। ये क्वेश्चन बनाने वाले की प्रॉब्लम है। जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो मुझे लगता है उसने QRMP ऑप्ट किया होगा, और QRMP में GSTR1 भरने की तारीख 13 तारीख की है। तुम पहले सोची भी थी, बदमाश बच्ची, अब ध्यान दे रही मेरे को। तो QRMP में GSTR1 भरने की तारीख 13 तारीख की है, और बंदे का टर्नओवर 1.5 करोड़ ही है। अब ये तो हो, ये जालिम क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ 13 तारीख को मुझे भरना है कि नहीं भरना है। मैं बोलूंगा QRMP है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और QRMP नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। सुनो मैडम, हर चीज का आंसर हाँ या ना में नहीं होता, इस बात को बिलीव करो। क्या अभी भी आप दारू पीती हो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या अभी भी आप दारू पीती हो? आज भी आप दारू पी रही हो? अभी तक पी रही हो आप? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं पहले कहाँ पी, हाँ या ना में? तो हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं आ सकता, ये पेपर की विभीषिका है। दैट इज वाई 100 आउट ऑफ 100 बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो यही आपका पेपर मार देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि CMA इंस्टीट्यूट को इस बार इस पेपर में दोनों बच्चों को मार्क्स देना चाहिए, जिसने ट्रू लिखा उसको भी, जिसको फॉल्स लिखा उसको भी। ठीक है। मैं एग्जाम में होता, मैं लिखता आता ट्रू, बाजू में लिखता आता एज्यूम कि उसने QRMP ऑप्ट किया। ठीक है। तो इसको आप ईश्वर के भरोसे छोड़िए, वो आपको पूरा मार्क्स देगा। ठीक है। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट जनरेट ई वे बिल। An unregistered person cannot generate e-way bill fast. And answer is true. Unregistered बंदा e-way bill के पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, e-way bill कहां से जनरेट करेगा? एंड आंसर इज फॉल्स। अनरजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड बंदा कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल, आंसर इज ट्रू, ही कैन नॉट जनरेट। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? ट्रू। फोर्थ आंसर हुआ ट्रू। E-way bill not required in case of transfer of stock between head office and branch, even if value of consignment is more than 1 lakh. If delivery challan is available. False. सड़क पे माल उतारेगा बिना 50,000 से ऊपर का, बिना ई-वे बिल का। सप्लाई हो या नहीं हो, माल बिक रहा हो या नहीं बिक रहा हो, 50,000 से ऊपर का माल निकला सड़क पे तो ई-वे बिल चाहिए चाहिए चाहिए। क्या कर दिया? फॉल्स बोल दिया। मतलब ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड। तुम लोग ने ट्रू कैसे बोला? ना 50 किलोमीटर, यहाँ पे सब कोई बात है क्या? और कोई 50 किलोमीटर की रेंज की बात नहीं है। चल, तो यहाँ पे हेड ऑफिस और ब्रांच यदि 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हुआ ना तो ई-वे बिल लगेगा। फाइनली क्या हुआ? 5 का आंसर हुआ ई-वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। भैया फॉल्स, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड। A maximum rate of tax of
पता नहीं 20 की 40 की 10 की 18, कैन बी इम्पोज ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज CGST। लाउडर 20%, क्योंकि CGST का मैक्सिमम रेट हो सकता है 20%। और रिटर्न अंडर GST इन फॉर्म, कौन सा फॉर्म मुझे नहीं पता, इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाई ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। GST 5, ठीक है। डिपॉजिट टुवर्ड्स पेनल्टीज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक, डिपॉजिट्स टुवर्ड्स पेनल्टी इज क्रेडिटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट लेजर। डिपॉजिट्स टुवर्ड्स पेनल्टी, and answer is deposit towards penalty is credited into electronic cash ledger। आप कुछ भी पैसा जमा करेंगे भाई साहब, टुवर्ड्स पेनल्टी, टुवर्ड्स इंटरेस्ट, टुवर्ड्स फीस, टुवर्ड्स GST, कुछ भी पैसा जमा करोगे तो पैसा तो कैश लेजर में जाएगा ना। यू आर डिपॉजिटिंग, इट विल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। इन HSN, N stands for nomenclature, gift exceeding in value in a financial year by an employer to employee shall constitute supply of goods or services or both। And answer is 50,000 से ऊपर का गिफ्ट by employer to employee shall constitute, तो आंसर इज 50,000। जितने मार्क्स काट रहे हो लिख रहे हो ना, मैं पूछूंगा एक से। हाँ, ईमानदारी से काटना, पड़ोसी वाला मैं टिक मत कर देना। ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ, मार्क्स देखो भैया पहले। Briefly discuss the functions of Goods and Service Tax Network and GST Council। GST Council के फंक्शंस बताइए या GST और GST नेटवर्क के फंक्शंस बताइए। कौन सा सोच रहे हो? नेटवर्क? तो GST नेटवर्क का काम है हमारा पोर्टल रेडी करना। तो पूरा GST में जो होता है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन अपील, ऑनलाइन रिफंड, ये सब का सब फंक्शंस GST नेटवर्क के दायरे में आता है, बिकॉज यही इस ऑनलाइन को फिजिबल बना रहे हैं, ठीक है। और GST काउंसिल्स तो फिर मेरे टैक्स म्यूजिक से डायरेक्ट समझ आ गया। कौन सा? मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। कौन सा? लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एडवाइस गवर्नमेंट, GST काउंसिल तेरा यही है फंक्शन। लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट डिसीजंस, ये रेट क्या होनी है, और सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लाना का काम है, एडवाइस गवर्नमेंट। ओ 7 पॉइंट, 3.5 नंबर के समय मेरे पास 7 पॉइंट है बिकॉज ऑफ माई टैक्स म्यूजिक। अपना लो, नहीं तो मेरा है, मेरा तो रहेगा ही। तुम नहीं बोलोगे कोई और बोलेगा, ये जनरेशन नहीं तो बाद वाली जनरेशन बोलेगी, लेकिन सत्य तो सत्य है। याद? काउंसिल का फंक्शन याद था? नहीं। म्यूजिक याद कर ले तो अपने आप आता। और आज से सुनेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन में आपको कितना मिलना चाहिए देख लो भैया। अब भैया हम छाप छूप के 2-2 नंबर तो ले ही आते। हाँ तो ठीक है, 2-2 नंबर, बात हटाइए। 7 पॉइंट का सम था ना, 3.5 मार्क्स के लिए 7 पॉइंट था, मेरे पास 7 पॉइंट थे, तो आपको हर पॉइंट के लिए 0.5 मिल रहा है। यदि आपने 3 पॉइंट लिखा है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 3.5। हाँ, तो उस हिसाब से तो सरफेस 7 में से 3 ही समझे। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लिख लो मार्क्स। Examine whether supplies are eligible for composition scheme under subsection 1 और subsection 2A of section 10। 1 मतलब वो 150 लाख वाला, 2A मतलब वो 50 लाख वाला सर्विस वाला। आपको बताना कोई भी कंपोजिशन मिलेगा, बताते हैं। मिस्टर ए
A registered dealer of Rajasthan is exclusively providing interstate RTTED service. It has turnover of 47. Sorry. Blunder. Intrastate RTTED service. It has turnover of 47 lakh. बोलो क्या बोलते हो? मिल जाएगा. कौन सा वाला? 2A वाला. 10-2A वाला. नोटिफिकेशन 2019 वाला. कितने मार्क्स का समय? 3 नंबर का. तब तो और अच्छे से लेना पड़ेगा. ये इस बंदे का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 50 लाख के कम है. ये बंदा इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं करता. एज्यूम ये इको के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो ये नोटिफिकेशन 2019 में सेक्शन 10(2)A में जो कंपोजिशन है वो ले सकता है. और इसको सिर्फ 6% जीएसटी देना पड़ेगा. 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी. 47 लाख का 3% जीएसटी देती है. इसको बंटा बेड़ा पार हो जाएगा. आईटीसी इसको नहीं मिलेगा. कट 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 पेन चलता है मेरा. मैं सोचता नहीं हूँ, मेरा तड़ाकड़ पेन चलता है. यदि आप ये पूरी की पूरी बात लिख के आए हो तो 3 नंबर. इसमें से 1-2 बात खा जाए तो 2 नंबर. हाँ सर, हम आईटीसी नहीं लिखे, बात ही सब लिखे, 2.5 नंबर. बात क्लियर? Mrs. B and Sons, a registered dealer, is dealing in intra-state trading of electronic appliances in Jaipur. It has turnover of 130 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started providing repairing services of the electronic appliance. तो आंसर इज, यदि इसकी प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग सर्विस का टर्नओवर अप टू 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर हो और 5 लाख विचएवर इज हायर, तो इसको सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा. 1% जीएसटी देना पड़ेगा ऑन टैक्सेबल सप्लाई और आईटीसी. Mrs. C and Bro, a registered dealer, is providing restaurant service in Maharashtra. It has turnover of 74 lakh in the preceding financial year. It has started providing intra-state interior designing service in the current financial year and discontinued restaurant service. बंदे ने अपना रेस्टोरेंट सर्विस बंद कर दिया. अब बोल रहा है कि मैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग दूंगा, लेकिन लास्ट ईयर तो टर्नओवर 74 लाख का था. बताओ कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? रेस्टोरेंट वाला था. आज की डेट में इंटीरियर डिजाइनिंग वाला है, और इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए थ्रेशोल्ड सीलिंग है. लास्ट ईयर का टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख. तो इस बंदे का टर्नओवर 50 लाख के अंदर है, 50 लाख को क्रॉस कर चुका है, इसलिए कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है. लिखना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट वालों, इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए नोटिफिकेशन 2019 एप्लीकेबल है, जिसमें लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए. लास्ट ईयर का टर्नओवर इनको 50 लाख को एक्सीड कर चुका है. बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन इस रजिस्ट्रेशन नंबर में इनको कंपोजिशन नहीं मिलेगा. बस खत्म. ठीक है. इनको पर ज्यादा लिखना है 3 नंबर ले तो ये लिख दो. इनको पर 10(1) एप्लीकेबल नहीं है, 10(2)A एप्लीकेबल है. 10(2)A में लास्ट ईयर का थ्रेशोल्ड सीलिंग है 50 लाख. इनका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर दिया, ये कंपोजिशन नहीं ले सकते. ठीक है. अगला क्वेश्चन आ जाए. कितना नंबर मिले लिखते जाना. कितना नंबर कटा वो लिख लेना. GTT Private Limited, owned by Mr. Varun, a famous pop singer, wishes to organize a music concert in Agra, UP. आप कहां से हो? हम है GTT Private Limited. क्या लिखता है? प्राइवेट लिमिटेड ओन बाय मिस्टर वरुण. क्या लिखता है? मतलब कुछ भी ड्राफ्टिंग देख रहा है. ये इंस्टीट्यूट पेपर ड्राफ्ट कर रहा है. प्राइवेट लिमिटेड ओन बाय मिस्टर वरुण, कुछ भी. तो एक जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड है, वरुण से मतलब नहीं है. वो फेमस पॉप सिंगर है, बहुत अच्छी बात है. विशेष टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक कंसर्ट इन यूपी. करो, बढ़िया बात है. जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब, काम की बात. enters into a contract with an event management company, Aman Private Limited, registered in Delhi,
for organizing the said music concert at an agreed consideration of 8 lakh. Aman Private Limited books the lawns of Hotel Bluewell, Agra for holding the music concert for a lump sum consideration of 3 lakh. GTT Private Limited fixes the entry fees to the music concert at rupees 1550 per ticket. You are required to determine the place of supply, place of supply involved in the given scenario and decide whether CGST, SGST is payable or IGST needs to be paid. No need to calculate tax amount. Will your answer be different if the price per ticket is 950 instead of 1550? चलो मैं बताता हूँ. तो भैया जी आप हो जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड, आपने जो अमन के साथ काम शुरू किया है ना, अमन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है. और इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होने के कारण यहाँ पे अमन प्राइवेट लिमिटेड जो जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा पंजाब. दूसरा, जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड जो दर्शकों को सर्विस दे रहा है 1550 रुपया दो भीतर आ जाओ, तो यहाँ पे दर्शक जो है ना वो अनरजिस्टर्ड है. तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. नहीं वेयर द इवेंट इज हेल्ड. तो यहाँ पे इवेंट कहाँ हो रहा है? यूपी में. तो 1550 रुपया का जो टिकट है उस पर जो जीएसटी लगेगी उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा यूपी. ठीक है. तो कंक्लूजन ये हुआ कि अमन ने जो जीटीटी को सर्विस दिया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है पंजाब, और जीटीटी जो दर्शकों को सर्विस दे रहा है उसके प्लेस ऑफ सप्लाई है यूपी, आगरा. और पूछा जा रहा है कि यदि 950 रुपया फीस हो जाती तो फर्क पड़ता है क्या? तो आंसर इज फीस से प्लेस ऑफ सप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, यदि ये फीस 500 के नीचे हो जाती या 500 तक हो जाती तो ये सप्लाई जो दर्शकों को दिया जा रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाती. तो 950 में तो वो फर्क नहीं पड़ेगा भाई. चलो ठीक है, पूरी बात लिख के आनी पड़ती है तब जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं. कितने मार्क्स आता है? 9 नंबर. ओवरवैल्यूड, मतलब कुछ नहीं. पेपर बनाने का था नहीं तो 9 नंबर बना दिया. महाबकवास. कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो. 3 नंबर से बेसिक के सम्स एक्सपेक्ट ही मत करो. जीएसटी में कोई भी सम 3 नंबर से बेसिक का बना रहा है तो इनजस्टिस कर रहा है. खाली कंपटीशन ऑफ जीएसटी 10 नंबर का डिजर्विंग होता है, अदरवाइज सब 3 नंबर, 3-4 2 3 4. प्लीज 9 बार बार मत बोलो. 9 एकदम बेकार चीज है, होना ही नहीं चाहिए था. Messrs CDA Private Limited, registered under GST law at Maharashtra, has received some taxable service covered under RCM from the Mrs. हरीश चंद्र ऑफ गुजरात. तो हम लोग CDA प्राइवेट लिमिटेड है, हमने कुछ सर्विसेज हायर की है, उस पर RCM लगेगा 93 वाला, फ्रॉम हरीश चंद्र ऑफ गुजरात. अदर डिटेल्स आर एजेंडा. हमने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है 3/6/21 को. हमने इनवॉइस रेज किया है, हरीश चंद्र ने इनवॉइस रेज किया 9/7/21 को. पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ CDA प्राइवेट लिमिटेड 7/8/21. पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ CDA प्राइवेट लिमिटेड 14/8/21. पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हरीश चंद्र 8/8/21 एंड पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ हरीश चंद्र 16/8/21. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. टाइम ऑफ सप्लाई का समझ गया? एंड आंसर. देखो, जिन बच्चों ने भी इस सम को मेरे रेडी करने के बाद दोबारा आंख ऐसे फाड़ के ऐसे देखा है इसको, दे ऑल आर ऑफ ट्रैक. क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बोलता हूं कि आप सम्स मत देखो. सम्स देखोगे पागल हो जाओगे. आप सिर्फ लॉ अपना रिकॉल करो.
तो जैसे ये टाइम ऑफ सप्लाई का सम आता है तो हमें मालूम पड़ गया आरसीएम है, हमें स्टार्ट करना चाहिए था कि एज पर सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम shall be earlier of number 1 date of invoice plus 61 day or point number 2 date of payment in the given case date of invoice। अब सम तो बस एक बार देखो भैया, इनवॉइस ही डेट क्या है, पूरा सम तो आंख फाड़ के क्यों देख रहे हो, अपने तो दो डेटा चाहिए बस। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 9/7/21। अब 9/7/21 के बाद 61 दिन जोड़ दीजिए, 61 डेज जोड़ दिए, तो 9/7/21 प्लस 61 डेज, ये आया कोई 22 तारीख जुलाई का। हाँ बोलो, 30 दिन जुलाई के बाद 31 दिन अगस्त का, 22 और 31 हो गया 53। अरे हाँ बोलो, ये हो गया 53। तो 8 सितंबर, तो 8 डेट हमने फिक्स कर दी 8 सितंबर, 8 डेट हमने फिक्स कर दी 8 सितंबर। अगला डेट है डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट के नाम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तब हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ पेमेंट शाल बी सब, मतलब जिसने पे किया है, जिसने पे किया है। जीएसटी किसको देना है, रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट ने कब, रेसिपिएंट को कब पैसा, रेसिपिएंट ने कब पेमेंट किया, ये देखिए। तो डेट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो भैया यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा, 7/8/21। रेसिपिएंट ने कब पेमेंट किया, रेसिपिएंट इज सीडीएफ, तो सीडीएफ ने 7/8/21 और 14/8/21 विच एवर इज अर्लियर। 7/8/21 पहले क्या था 9/7, तो 9 नहीं समथिंग 7/9/9, तो 9/9 और 7/8 विच एवर इज अर्लियर। आंसर इज टाइम ऑफ सप्लाई इज 7 August 2021, 7/8/2021। अब इस बच्चे में, इस सम में यदि किसी बच्चे ने सिर्फ लॉ लिख दिया और बात उसका गड़बड़ हो गया, उसने क्या किया डेट ऑफ पेमेंट सीडीएफ की जगह हरीश का ले लिया, कंफ्यूज हो गया बच्चा, वहां पे दिमाग काम नहीं किया उसका, तो उसने सीडीएफ की जगह हरीश का वो डेट वेट ले लिया और उसने 8/8/21 लिख के आ गया। तब भी सम में ये ओवर वैल्यूड सम है, 6 नंबर, बकवास ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तब भी इस 6 नंबर के सम में उस बच्चे को 2 नंबर तो पक्का मिलेगा क्योंकि उसने लॉ लिख दिया। रॉन्ग है, उसका आंसर रॉन्ग है, लेकिन लॉ लिख दिया इसलिए 6 में 2 नंबर मिल गया। और जो बच्चा लॉ नहीं लिखा, बात ही राइट किया, उसका 2 नंबर तो पक्का दिया, उसको 4 मिलेगा। 6 में 6 तो उसी बच्चे को मिलेगा जिसने लॉ भी सही लिखा और सम्स भी सही बनाया। अच्छा, लॉ में भी 2 लॉ लिखना पड़ेगा दोस्तों, डेट ऑफ पेमेंट का लॉ और टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 का लॉ। हाँ, मुझे लगता है यदि 6 नंबर का समय तो लॉ लिखने के लिए 2 नंबर, डेट ऑफ पेमेंट लिखने के लिए 1 नंबर और डेटा सही सही बैठाने के लिए 1 नंबर, ऐसे नंबर आपको मिलेंगे। Would your answer be different if the services supplied on 11/6/21 instead of 3/6/21? क्या मतलब है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस रेलिवेंट ही नहीं है। यहाँ पे रेलिवेंट है सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डे एंड डेट ऑफ पेमेंट। तो व्हेन द सर्विस इज बीन कंप्लीटेड दैट डज नॉट अफेक्ट द प्रोविजन। आंसर इज देयर विल बी नो चेंज। तो ये आपने लिख दिया, चलो ऊपर वाला नहीं लिखा, दास बाबू सुनो, ऊपर वाला नहीं लिखा, डेट ही रॉन्ग था, कंफ्यूज थे, नीचे वाले का राइट लिख दिया, नो अफेक्ट, 1 नंबर तो वहां पे भी मिल जाए। यानी इस सम में किसी बच्चे ने सीडीएफ की जगह हरिश्चंद्र को पकड़ लिया तो भी उसको 6 में 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का करीबन वहां पे लॉ सही लिख दिया और ये दूसरे वाले का आंसर सही लिख दिया थी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से क्या मतलब है। तब भी इस सम में स्कोप है पूरा मार्क्स उठाने का, इसी को बोलते हैं पार्ट मार्किंग। सेक्शन से कोई लेटर नहीं है, नहीं सेक्शन लिखो ही मत ना, डोंट राइट एज पर सेक्शन 13। जैसे मुझे डेफिनेशन मीनिंग ऑफ पेमेंट का सेक्शन याद नहीं था तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोला निकल गया, डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर ऑफ 2, नहीं याद है सेक्शन 2 में कौन सा डेट ऑफ पेमेंट है तो छोड़ना यार, नहीं बोला। सेक्शन श्योर हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। Explain the provision of time of supply, नहीं, explain the provision of time limit of issue of invoice in the following 2 cases.
इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। 2 नंबर 3 नंबर उठा लोगे। इनवॉइस तब तक इश्यू करना है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे डायरेक्ट आ गया यार, उठा लोगे। हाँ तो बताओ, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस तब तक इशू करना है। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस नीड टू बी स्टेट, invoice need to be issued when the statement are exchanged confirming the quantity supplied। तो जो क्वांटिटी सप्लाई हुई थी उसका जो स्टेटमेंट एक्सचेंज हो रहा है, वो जिस दिन स्टेटमेंट दे दिया गया उसी दिन आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आ जाता है। याद नहीं आ रहा तो जीरो हटा लेना, 2 नंबर काट लेना। 3 नंबर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में तो 2 नंबर 3 नंबर क्यों दिया, क्योंकि ये तो प्रोविजन भी पड़ा है प्लस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन भी है। तो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे बोलते हैं जिसमें सर्विसेज 3 महीने से ज्यादा प्रोवाइड होने का प्रोविजन है और जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं। ये लिखोगे तो 8 नंबर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस इश्यू करना है जब आपका पेमेंट ड्यू होता है। यदि पेमेंट ड्यू होने की कोई डेट नहीं दी हुई है एग्रीमेंट में, तो जब कोई इवेंट अकर करता है जब आपका पेमेंट ड्यू हो जाए, तो वो जैसे ही इवेंट अकर हुआ आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का इनवॉइस रेज करना पड़ता है। यदि ऐसा कोई इवेंट भी मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जब भी पेमेंट हुआ उस समय आपको इनवॉइस करना पड़ेगा। एज द केस में भी एज इट इज लिख के आओगे तो 3 में से 3 मिलेगा। कम लिखे हो तो भैया 3 में से 1.5 1 ऐसा कोई नंबर आप एक्सपेक्ट करिए। 0 भी देने में लोग शर्माएंगे नहीं। यदि आप सीधा इसमें लेते तो व्हेन द पेमेंट फॉल्स ड्यू, तो मुझे लगता है आपको मिलेगा 3 में से सिर्फ हाफ, 0.5 या मैक्सिमम 1। मेरे से साथ दयालु टीचर हुआ तो 8 नंबर, अदरवाइज 3 में 0.5। ठीक है, आप देख लो आपको कितना याद था। अच्छा, ये कोई सोच रहा है यहाँ पे बैठा बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा है हम दोहराएंगे तब ये सब याद आ जाएगा, तो मैं बताऊं पक्का याद नहीं आएगा। तुम्हारा जीएसटी का स्टेटस आज जितना अच्छा है उतना एग्जाम डे के दिन इससे अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। बता रहा हूं ना, जब 8 पेपर का छाप एक साथ पढ़ता है ना, तो कौन जीएसटी कहाँ है ढूंढो दिमाग में। ये हटा, ये हटा, ये कॉस्ट, ये लॉ का चैप्टर है, हटा, ये अकाउंट्स, हट हटा हट, ये देख यहाँ पे कॉर्नर में पड़ा है जीएसटी, निकाल इसको। वो ब्रेन के कौन से कॉर्नर में पड़ा होगा पता नहीं, अभी तो जीएसटी सबसे ऊपर पड़ा है, जस्ट चल रहा है। तो किसी भ्रम में मत रहना। अगला प्रश्न, KKJ Limited is registered with the jurisdictional GST authorities in the state of Tamil Nadu, provided the following details. Receipt on outward supply for the month of 2022 are as under: इंट्रास्टेट सप्लाई 14 लाख, इंटरस्टेट सप्लाई 3,35,000। Assume applicable rate of GST is 18%. Details of GST paid on inward supply. Details of GST payable on inward supply. Life insurance premium paid by the company on the life of the factory's employees as per the policy of the company. Works contractor service used for repair and renovation of factory building which is debited in the profit and loss account. Outdoor catering service availed for business meeting. Purchase of manufacturing machine directly sent to job worker premises under challan. Rent of one office building paid to unregistered owner of the same state 1,50,000. Paid 1,50,000 for transportation of goods by road to out of the state unregistered GTA, CGST 2.5, SGST 2.5. All the amount stated above are excluding GST. Aggregate turnover of the company 5 crore. Opening balance of ITC nil. Company want to know इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, ग्रॉस टैक्स कितना देना है, आरसीएम में टैक्स कितना देना है, नेट टैक्स कितना देना है। ये देखो सम 10 नंबर का, ये एग्जैक्ट मार्किंग है। 10 नंबर से बेसी का ये होना नहीं चाहिए था, 10 नंबर दिया है इन्होंने, तो ये सम तो अपने हैंडल कर ही लेंगे। लॉलीपॉप कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी जैसे पूछा वैसे ही, अपनी दकियानुसी में मत रहो। स्टेटमेंट 1 तो आउटवर्ड सप्लाई होता है, नहीं 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 नहीं, जो पहले पूछो पहले। स्टेटमेंट
अब बताओ बताओ फटाफट क्या है, चले वन बाय वन। लाइफ इंश्योरेंस, तो आईजी, थोड़ा मेरा मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन कंजूसी भरा है। एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, हाँ सॉरी, मतलब ब्लॉक 17(5), नीचे नोट जाएगा, खाली 17(5) लिख के आप बच नहीं सकते, नीचे नोट लिखना पड़ेगा। एच पर सेक्शन 17(5), ITC cannot be claimed for the life insurance and health insurance unless it is required under a legal requirement. नोट नहीं लिखा, नंबर कटेगा, ठीक है, नोट भी लिखना पड़ता है। हाँ, व्हाट्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस debited to PL? Note, as per section 17(5), works contract service for construction of an immovable property is not eligible for ITC, but construction does not include repair which are debited to PL. Therefore, ITC is available. 80,000 CGST, 80,000 SGST. Baba, Baba. Outdoor catering service. Note, as per section 17(5), outdoor catering service का ITC नहीं मिलता। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन, भले जॉब वर्कर के पास जाए तो क्या हुआ, मशीन का आईटीसी तो आपको मिलेगा ही, 90,000, 90,000। इवन इट इज रिसीव बाय जॉब वर्कर, गुड्स रिसीव बाय थर्ड पार्टी डीम्ड टू बी रिसीव बाय द रेसिपिएंट, बायर को मिल गया। बिल टू शिप टू मॉडल, हाँ, ओके। रेंट ऑफ वन ऑफिस बिल्डिंग पेड टू अनरजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सेम स्टेट 1,50,000। भैया मेरा ये बोलना है ना, ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, लेकिन मालूम इन्होंने क्या लिख दिया, टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल? अनरजिस्टर्ड बंदे से मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है, किस बात का टैक्सेबल? हाँ, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। और बता, एग्जाम हॉल में एक पढ़ा लिखा बच्चा कितनी जोर का कंफ्यूज होगा, खुद को नहीं आता, क्या करूं बता, मैं फंस गया। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं एग्जाम में जाऊंगा मैं फंस जाऊंगा, बुरी तरह से फंस जाऊंगा। इस मालूम मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मेरी स्पीड, मैं दोनों तरीके से बना दूंगा बात, मेरा बहुत तेज है लिखने का स्पीड, तो मैं इसको कटाकट कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, बहुत जल्दी मैं इसको डबल बना दूंगा, ठीक है। या फिर जब मैं सम बना रहा हूं तो इसको एक बार एक तरीके से सॉल्व करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा, स्पेस छोड़ दूंगा, फिर टाइम बची तो दूसरे तरीके से भी बना दूंगा। लेकिन अभी तो मैं अपने दिल की सुनूंगा, ये टैक्सेबल होता होगा, लेकिन यहां पे मैंने अनरजिस्टर्ड बंदे से लिया है, देयरफॉर दिस इज नॉन टैक्सेबल। जीएसटी देना ही नहीं है तो किस बात का नॉन टैक्सेबल ना, तुम्हें तो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए ना, टैक्सेबल लिखा है ना, टैक्सेबल मतलब मैंने टैक्स दिया आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स दिया तो मैं तो आईटीसी दीजिए, नहीं है ना, तो टैक्सेबल क्यों लिखा? अरे यार वही सब छाप के दिया है ना, मुझे नहीं पता ये लोग पेपर कहां से बना रहे हैं। चलो, यदि एक ही आंसर लिखना है तो मैं लिखूंगा भैया नॉन टैक्सेबल। एग्जाम हॉल में जिन जिन बच्चों ने नॉन टैक्सेबल लिखा उन्हें तो श्योर है मार्क्स मिल जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ पे गलती से टैक्स कर दिया है तो भैया उनका 50-50 है। लास्ट, पेड 1,50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आउट ऑफ स्टेट अनरजिस्टर्ड गुड्स जीटीए, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। 1,50,000 पे आप जीएसटी दे दीजिए, 1,50,000 का 5%, 7,500, तो भैया टोटल आईटीसी आ गया 7,500, 170, 170। ओके, अब अपने से अगला क्या पूछा जा रहा है, ग्रॉस टैक्स टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बताते हैं। ग्रॉस टैक्स मतलब आउटवर्ड लायबिलिटी बताना है। स्टेटमेंट 2, अच्छा, स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ
आउटवर्ड जीएसटी। ये बहुत आसान था, इसमें सीधा दिया हुआ है, उसका 2 सप्लाई है, इंट्रास्टेट 14,335, इंट्रास्टेट 14,00,000, 14,00,000 का बताओ भैया 9%, 826 और इंटर 335, 335 का 18% बताओ 60,300। लो भैया फ्री का मार्च। स्टेटमेंट 3 पूछिए, क्या पूछ रहे हो? सब पूछ रहा हूं, ये बताइए इसमें नहीं, टैक्स टू बी पेड अंडर आरसीएम बता देते अभी। एक ही है ना शायद, एक ही तो है, जीटीए 7,500 आईजीएसटी। और तो कोई आरसीएम वाला केस नहीं है। स्टेटमेंट 4 पूछिए, पूछा जा रहा है बताओ नेट जीएसटी लायबिलिटी, अभी बताते हैं। आईजी राइटिंग खराब है, राइटिंग सुधारूंगा, बात बात ये आंसर्स ठीक है। आउटवर्ड जीएसटी 60.3, 126 थाउजेंड्स में, हाँ 000 बैठा दीजिए। लेस आईटीसी, आईजीएसटी का है 7,500, सॉरी कहाँ से आ रहा है डेटा, यहाँ से आ रहा है, और 870, सीजीएसटी का है 870, तो 826 तो यहाँ से सेटल होगा, और 870 में से 826 हटा दूं तो 44,000 यहाँ से एडजस्ट होगा। एसजीएसटी 870, 826 तो यहाँ से एडजस्ट होगा, और यहाँ पे बचा 60.3 माइनस 7.5 माइनस 44, 8.8 यहाँ से एडजस्ट होगा, और एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड होगा 170 माइनस 126 माइनस 8.8, कितना आया 35.2, पता ना। अब इसके अलावा आपको आरसीएम वाला टैक्स देना है 7,500, तो आपका जीएसटी आउट ऑफ ई कैश लेजर जाएगा 7,500 00, सेम सम। आज ही अपने सुबह सुबह ये सब कर रहे थे, आ गया, आसान था। 10 में से 10, अरे देवी क्या देखना है मेरे को बताओ ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर कटेगा क्या? अंडर जीएसटी आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। Under GST, Aadhaar authentication is mandatory for person who are already registered. Examine the correctness of the statement. Answer is yes. True. फिर बोलता है you are also required to elaborate the relevant legal provision. खत्म। मैं इसमें 9 में से 9 स्कोर नहीं कर पाऊंगा, I surrender। 9 मार्क्स का कोई सेंस है? There is only one petty section, section 25 सबसेक्शन 6A, जिसमें बोला हुआ है कि रजिस्टर्ड बंदे तो अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म लाके देगी जिनसे उसका आधार ऑथेंटिकेशन न भी हो तब भी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूड हो। मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा तो ये लिखूंगा, यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो रीस्टोर नहीं होगा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं होगा। मैं खत्म। अब सिंस 9 नंबर का दे दिया तो मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं फिर लिखता आता सेक्शन 25(6)B, यदि एक आधार
यदि कोई इंडिविजुअल है तो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के वो लायबल मतलब एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और फिर वो भी मैं लिख देता इसमें क्या, यदि कोई इंडिविजुअल को छोड़ के और कोई बंदा है तो उसके जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है, उनके जो ट्रस्टीज है, उनका जो करता है, उनका जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाता टिल दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मैं मैक्सिमम ये भी लिख देता कि रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो आपकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उस केस में 30 दिन के अंदर आपका प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और यदि फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मैं सारी बात लिख दूं ना तब भी मुझे लगता है मैं 9 नंबर के लिए कम लिख के आया रे, लेकिन इसके बाद मेरे पास लिखने का कंटेंट ही नहीं है। भाई देखो ना, अरे यार तुम डाउट बहुत करता है यार, बोल तो रहा हूं तुझे। गलत है। और बच्चा बेचारा कम लिख के आ जाए तो बोले इतना ही लिखो हो, 9 में 3। यू आर रिक्वायर्ड टू इलेबोरेट द लीगल प्रोविजंस। तो भैया मुझे लगता है यदि आप एग्जाम्स में मोटा मोटी ये सारा लिख के आए जो मैंने बोला है तो आपको 9 में से 6 या 7 नंबर एक्सपेक्ट करना चाहिए, इनका मन नहीं भरेगा। ठीक है, उससे बेसी एक्सपेक्ट मत करो, जबकि आप डिजर्व कर तो 9 में 9, लेकिन 6 से 7 नंबर से ज्यादा डिजर्व मत करो, लिखो मत। और यदि आपने इससे कम लिखा है तो भैया 9 में से 4, मैक्सिमम 5। आगे बढ़ू। तुमने देखा कितना गलत ढंग से पेपर सेट हो रहा है, उनका आलस अपने पेपर को रिव्यू करने का, और यहाँ पे हम लोग 6 महीने रगड़ के पढ़ रहे हैं पागलों की तरह, और यहाँ पे इनको 9 नंबर के पेपर में 100 नंबर का पेपर बनाना है क्या? तो यार 100 नंबर का बनाना है क्या? ला जा जा 3 3 नंबर है वहां वहां 5 5 लेते, जा जा 4 4 है वहां वहां 8 8 लेते, जा जा 6 6 वहां 9 9 लेते, जल्दी पेपर बन जाएगा। एनी हाउ, खींचने से क्या होगा, लेकिन गलत है। मिस्टर वरुण अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुजरात, इस मामले में सीए इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, 3 नंबर से बेसिक का प्रश्न उसने जाने ही नहीं देता, वो जस्टिफिकेशन विद द मार्क्स एंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करता है, और इसी कारण सीए में पेपर छूटता भी बहुत है। और तुम्हें आश्चर्यजनक बताऊं कि बच्चे इसमें जनरल रिमार्क दे रहे पेपर छूटा, इस पेपर में बोल रहे पेपर छूटा। Mr. Varun, a registered supplier of Gujarat, received the following amount in respect of the various activities undertaken by him during the month of April. Consideration for renting of residential dwelling for use as office. बताओ taxable या non? अच्छा पहले पूछ क्या रहा है ये बताइए। You are required to compute gross value of supplies. अभी बताते हैं। ये तुम डाउट बहुत करता है। तो जो बेचारे यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे वो पागल है क्या? हाँ, उस वो भी तो पहले नीचे जाते देखा ही होगा। कंसिडरेशन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ऑफिस, बताओ टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? फास्ट है मोबाइल। हाँ, कंसिडरेशन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एज ऑफिस, बताओ क्या? टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लेट आउट करो तो एग्जाम्प्ट होती है, अदरवाइज तो टैक्सेबल ही है। बिजनेस एसेट, ओल्ड कंप्यूटर्स गिवन टू फ्रेंड फ्री ऑफ cost, the market value of all the computer was 1,50,000. No ITC has been availed on such computer when used for business. तो आंसर इज आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहो, यानी नो कंसिडरेशन, और दूसरा आपने उस पर पहले आईटीसी भी नहीं लिया था, देयरफॉर ना तो ये 71A में फॉल कर रहा है ना 71C में फॉल कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई, नॉन टैक्सेबल। अभी तक आंसर चल रहा है 148। कमीशन रिसीव्ड एज रिकवरी एजेंट फ्रॉम ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये कौन है?
मिस्टर वरुण है। तो फाइनली ये टैक्सेबल है, लेकिन मेरे को इस पे टैक्स नहीं देना, इस पे टैक्स देगी बैंकिंग कंपनी। हाँ, तो मेरे टैक्सेबल सप्लाई में काउंट नहीं हो रहा है। Actionable claim received from normal business data. Actionable claim received from normal business data. तो एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाते एज पर सेक्शन 7(2) अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सप्लाई। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडीजी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम 1,99,500। आप हो कौन भाई साहब? मैं हूं मिस्टर वरुण। आपने क्लासिकल डांस किया? हाँ। तो आपको 1,99,500 मिले, आंसर इज टैक्सेबल। यदि आपको 1,50,000 तक मिलते वरुण जी तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,99,500 और जोड़ दूं। All the amount stated are excluding GST. Aggregate value of turnover of Mr. Varun last year 42 lakh. You are required to compute gross value. Answer है 347,500 और 347,500। करेक्ट लीगल प्रोविजंस भी आपको बताना है, तो वो तो हम बताते जाएंगे। 1.5 लाख के नीचे होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता, ये सारी बातें हम बताते जाएंगे विथ नोट। तो यदि इस सब में आपने सिर्फ 347,500 निकाल के आए हो और कोई नोट वोट नहीं लिखे हो तो 6 में से 3 नंबर। और यदि आपने नीचे फुटनोट की बारिश की हुई है और आपका आंसर भी राइट है तो 6 में 6 नंबर। फुटनोट मतलब एक एक पॉइंट को लेकर एक्सप्लेनेशन कि वो सप्लाई है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। अमन लिमिटेड क्वेश्चन है 6 नंबर का, नाइस। Aman Limited of Delhi, a registered supplier, is manufacturing taxable goods. It provides the following details. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालेंगे। ओ वैल्यूएशन का सम आ गया। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट एंड अदर चार्जेस 15 लाख। कैलकुलेटर चला रहा होती मैं अकेला हूं। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नोट लिख के आ जाना नालायकों, नहीं तो नंबर चढ़ जाएंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन दी गुड्स बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये ऐड होगा, ऐड कर दिया। सेकेंडरी पैकिंग चार्ज 10,000 ऐड कर दिया। Aman Limited offered 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice. माइनस इतना 15 लाख का 2% 30,000 माइनस कर दिया। The list price of the goods after considering the subsidy, however the other charges tax free are charged to customer over and above the list price। ठीक है, फाइनली आंसर आया सर जी 15,12,000। यदि आपका आंसर सिर्फ 15,12,000 आया, आपने वही लिख के आया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 6 में से 4। आपने फुटनोट भी दिया है कि सब्सिडी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, पैकिंग चार्ज इज इंसिडेंटल इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड डिस्काउंट सिंस इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई टू बी सबट्रैक्टेड, और जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड, अदर टैक्सेस शैल बी इंक्लूडेड। ये सब प्रवचन आप लिख के आए हो तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, 4 में 6 में 6 मिल जाएंगे। ये नोटिंग करने से नहीं होता। एग्जाम हॉल में जो बच्चे बैठे ना, उनका पेपर ऐसे नहीं छूट रहा है, वो बेचारे नोट लिख रहे हैं, उसमें टाइम चला जा रहा है। टीचर को जबान हिलाने में क्या जा रहा है, बच्चे वहां पे जब पेन चलाते हैं ना, उनका टाइम बीतते जाता है। डिसीजन लो, फॉर्मेट बनाओ और नोट लिखो, टाइम चला जाता है। राइटिंग स्पीड डबल करो बच्चों। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर काटते जा रहे हो ना, पूछूंगा लास्ट में कितना आया। डिस्कस वेदर जीएसटी वुड बी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको बताना है, एक एक केस अलग अलग केस है। 9 नंबर का समय, हर केस लिए 1.5 नंबर मिल रहा है। ऐसे सम सबसे अच्छे होते हैं। आया तो आया, नहीं तो 1.5 नंबर ही गया। A cost accountant makes payment of LLP registration fee of 4,000 on behalf of their client and charges the client his professional fee 12,000.
along with expenses of 4,000 incurred in form of payment to registrar of companies. मैं दोबारा रीड कर दूं. A cost accountant makes payment of LLP registration fee of 4,000 on behalf of their client and charges from the client his professional fee 12,000 along with expenses of 4,000 incurred in form of payment of registrar of companies. The 4,000 amount has been charged in the capacity of pure agent and that will not be included in the value of supply as per Rule 31, but 12,000 will be liable to GST. 33, fine, 33. Number 2, a pharmaceutical company supplies free sample to doctors. Question है, discuss whether GST would be payable. A pharmaceutical company supplies free sample to doctors. नंबर काट दो, इसमें क्या है, 1.5 नंबर ही तो जाएगा, क्या है, कौन सा तुम्हारे सर ने ये सब पढ़ाया होगा तुम्हें. आंसर बोलो, लगेगा फटेगा मत बोलो, आंसर बोलो. तुम सही लड़का है, बदमाश लड़का. हाँ, इसलिए हम तुमको पसंद करते हैं, बहुत बदमाश है. एज पर सेक्शन 17(5), in case of sample, any goods being distributed, being disposed of as sample will not be eligible for ITC. Here, the pharmaceutical company supplies free sample to doctors, so it is liable to revert ITC taken on this free sample, and therefore this will be liable to GST. है ना, ITC revert is equal to GST liability. हाँ, ये 1.5 नंबर का था इसलिए प्रवचन यहीं पर रोक दिया, नहीं तो 3 नंबर का इसका आंसर बनता है. चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े. विजयन टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C5 of the Income Tax Act gives on rent a community hall located with temple premises to public for organizing a Diwali Mela. Rent charge rupees 9,500. जो बच्चे एग्जेम्प्टेड लिख के आए मैं उन्हें पूरे मार्क्स दूंगा, परंतु इंस्टीट्यूट को भी क्या ये पता है कि व्हाट हैव दे डन. विजयन टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA होता तो आईटीसी का तो ये जीएसटी में एग्जाम्प्ट होता, क्योंकि जीएसटी में 12AA रजिस्टर्ड बंदे को एग्जाम्पशंस है. 1023C5 में जो बंदे रजिस्टर्ड है उनके लिए कोई एग्जाम्पशंस स्पेसिफाइड नहीं है. तो मेरे हिसाब से एग्जाम्प्टेड है. मैं दिए एग्जामिनर हूं तो सब बच्चों को दूंगा एग्जाम्पशंस, क्योंकि जो 1023C5 सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें जो रजिस्टर्ड करा लिया वो 12AA में पहले रजिस्टर्ड कराएगा. 12AA में तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर्ड करा के बैठी है, तो ये तो छोटा रजिस्ट्रेशन है. तो मुझे लगता है आई विल एज्यूम ये 12AA में भी रजिस्टर्ड होगा. आई एज्यूम ये 12AA में भी रजिस्टर्ड होगा और इसको ये एग्जम्पशंस है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 के अंदर है, लेस देन 10,000. हाँ, तो आप लेस देन 10,000 वाली बात लिख के आए हो, आपको पूरे 1.5 में से 1.5 मिलेंगे, ठीक है. बट इंस्टीट्यूट शुड कंसिडर, यार क्यों डराते हो बच्चे को. ये इससे क्या होता मालूम, जो बच्चे रैंक होल्डर नहीं है ना वो तो पास हो जाते हैं और रैंक होल्डर बेचारे यहाँ पे उलझ जाता है. वो दम ला के पढ़ जाए, अच्छा हुआ सर हम लोग दम ला के नहीं पढ़े, हम लोग सुखी है. हाँ वो तो ही, वो तो पूरी दुनिया का नियम है, ये मूर्ख को कभी दुख नहीं होता, ये दुनिया का नियम है. एक बच्चे के हाथ से 100 रुपए का कोई ग्लास टूट गया वो कुछ नहीं, दुख नहीं बनाता. दुखी वो होता है जो उस ग्लास की कीमत जानता है. 100 रुपए की चीज थी, टूट गई, तो मूर्ख को भी दुख नहीं होता. ओके, या तो परम ज्ञानी को दुख नहीं होता या फिर मूर्ख को दुख नहीं होता. जो परम ज्ञानी वो निकल दी रहा, मान लिया 12 में भी रजिस्टर्ड है चल, और जो मूर्ख है उसको दुख नहीं हुआ, ये सब चाहे तो एग्जाम्प्टेड है. दुखी बस वही हुआ जिसको पता था लेकिन परम ज्ञान नहीं था. चलो आगे बढ़े. ब्लू फाइन ट्रकिंग लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 12 trucks to GGH Transporter of Mumbai
For transporting goods in various parts of the country, the hiring charges for trucks are 10,100 per truck per day. क्या डेट नंबर दे यार बावड़े, बोलो। एग्जम्पशन चैप्टर में साफ साफ पढ़ा है तुमने कि लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज टू जीटीए इज एक्सेप्टेड, एकदम क्लियरली पढ़ा है तुमने। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैरिंग गुड्स टू जीटीए इज एक्सेप्टेड। वो जो लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल है उसमें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तुमने पढ़ा था। एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और एक तुमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और एक तुमने पढ़ा था वो 12 से बेसिक पैसेंजर वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और तीसरा तुमने पढ़ा था लॉरी टू जीटीए। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा, मैंने लॉरी दिया है जीटीए को, एग्जाम्प्ट होगा? आंसर इज एग्जाम्प्ट। तो तुम्हारे डेट नंबर डिचकुम हो जाए। हाँ, अगला प्रश्न, an individual buys a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. एक इंडिविजुअल है जिसने कार खरीदा पर्सनल यूज को, बाद में उसने कार को बेच दिया। लाउडर। ओ कहां जा रहा है, वहां नहीं है, खाली इतना पूछा जा रहा सप्लाई हो जाती नहीं होता। कार पे आईटीसी मिलती है, तो आंसर इस पर्सनल यूज लिए है, तो उसने कोई आईटीसी वाईटीसी लिया नहीं होगा, तो भैया ये तो हो गया नॉन टैक्सेबल। प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स बाय अ क्लब और एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी टू इट्स मेंबर, सेक्शन 71AA झाड़ के लेकर आओ, आंसर मिल जाएगा कि कोई भी एसोसिएशन सोसाइटी अपने मेंबर को कोई भी गुड्स या सर्विस दे फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 आउट ऑफ द 4 सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, मेरे हिसाब से लास्ट है, हाँ ये लास्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, तो भैया जी यहां से जो आपने ई वे बिल जनरेट किया, सामने वाले पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके लिए एक ई वे बिल जनरेट हुआ है, और वहां से 72 आवर्स के अंदर आपको उस ई वे बिल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ई वे बिल आप वहीं पे एक्सेप्ट कर सकते हो, यदि आपने 72 आवर्स में कुछ नहीं किया तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। और इसको लेके मैंने एक व्हाट्सएप कंटेंट आपके पास भेजा था, वही बात प्लीज आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिक्वेंसेस ऑफ not complying with the provisions relating to tax collection at source. Consequences of not complying with provisions relating to TCS under section 52 of CGST Act. ये चैप्टर है ना, ये क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ बॉक्स आ गया, क्योंकि ये तो पेनल्टी पूछ लिया, पेनल्टी तो सिलेबस में नहीं था। टीसीएस कलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, आपने टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट किया? अब हम यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा बहुत ध्यान लिख के आएंगे, परंतु मार्क्स नहीं पाएंगे। कितने मार्क्स है? 5 नंबर का, मुश्किल है, क्योंकि प्रोविजन तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर का 1% टीसीएस, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी कलेक्ट करेगा। ये उसको करना है, यदि उसने नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजन सप्लाई होंगे, खत्म। इससे बेसिक तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको लिखना, क्योंकि पेनल्टी आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट ऑफ टैक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 65 ऑडिट का प्रोविजन आपको एज इट इज लिख के आना है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। स्टेट एक्सेप्शंस ऑन विच ई इनवॉइस प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, ई इनवॉइस प्रोविजन कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा बताओ? ई इनवॉइस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता यदि, अरे बताओ, ई इनवॉइस तब कब नहीं देना पड़ता? जब आपका 17-18 से लेकर अभी तक कभी भी टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं किया, 1। दूसरा, आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हो तो ई इनवॉइस देना है। तीसरा, अब एक्सेप्शंस बताओ ना यार, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पीएसयू और जीटीए, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, और बताओ ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स,
बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। वो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, याद था क्या? याद नहीं था तो भैया जी 5 में से 2 नंबर आप ले पाएंगे, याद था एज इट इज तो आप 5 में से 5 ले पाएंगे। बस मुझे आज जीएसटी का डिस्कशन करना था, इसलिए मैंने कस्टम का छेड़ा नहीं मामला और मैंने यहाँ पे जीएसटी डिस्कशन कर दिया। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू।